रुधौली की तरफ आप जाओगे, अमानीगंज से पहले एक जगह पड़ती है, एक बार वहाँ बाबूजी के ऊपर बम से हमला किया गया था। आपको क्या लगता है कि जो 27 का चुनाव है, टिकट इस बार कहाँ से कंफर्म होने दिया था? कहीं न कहीं विधानसभा में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं। विरासत या फिर अपनी पहचान, किसको आप प्रेफरेंस देता हूँ कि आपका सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी आपको अपने क्षेत्र में या फिर कह लीजिए कौन लगता है आपको? प्रदीप यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक साथ प्रदीप यादव जी ठीक है। अंकुर भैया, मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में अंकुर सेन यादव क्या है? जिस तरीके से आज का समय चल रहा है, अगर एक शब्द में आप कहना चाहो, मतलब मैं जानना चाहो, तो मैं समझूंगा कि एक क्रांतिकारी है। जिस तरीके से ब्राह्मणों की सभा हुई, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। सपा ब्राह्मणों को रुझाने के लिए गणित खेल रही है, और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा की सरकार है, क्यों इतने सारे ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया है? क्या सच में जो सपा का रुझान है वो मुस्लिमों की तरफ ज्यादा है या फिर चीजें क्या? देखिए, न हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है, लेकिन अगर कोई बुराई पे उतर गया है तो वो इंसान ही बुरा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर में वो क्या चीजें हैं जो आप जनता के लिए करना चाहते हो और जनता वो आपसे डायरेक्ट बोलकर करवा सकती है? देखिए, ज्यादातर जो हमारा जो बजट आता है उसमें ज्यादातर सड़कें और नाली का जो विकास रहता है वो रहता है। जब से बाबूजी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद से सेन परिवार में हताश आ गई है, एक दूसरे को पसंद नहीं किया जाता है, अब एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं। इन चीजों पर आप कैसे देखते हैं? कहते हैं ना कि विरासत में मैंने हो जब सत्ता तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। कुर्सी तो हर किसी को मिल जाती है लेकिन पहचान अपने दम पर खुद बनानी पड़ती है। दादाजी ने नींव रखी, पिता ने उस सफर को आगे बढ़ाया और आज उसी विरासत और उसी धरोहर को संभालने के लिए एक नई पीढ़ी ने अपना कदम बढ़ाया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक शख्सियत जिनका राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है इनके परिवार का, और अब ये खुद राजनीति में सक्रिय हैं। तो आज हमारे साथ हैं हरनटीनगंज के ब्लॉक प्रमुख और बड़े भैया अंकुर सेन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। जैसा कि चीजें जो चल रही थी, काफी दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि भैया जी से मिलने का प्रयास किया जाए। फाइनली आज हम मिले और ये पॉडकास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवार का जो संबंध है राजनीति से, बहुत हम लोग तो जानते भी नहीं हैं शायद, या फिर मैं आपको कहूँ शायद आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा इस समय। तब से लेकर बाबूजी, आपके दादाजी नितिन यादव जी सांसद बनी, तो कैसे रहा बचपन? मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता था कि शुरुआत से ही आपने वो सारी चीजें जो सियासत की हम बातें करते हैं, तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत बेहतरीन रहा है, चाहे व्यक्तिगत बचपन की बात कर ले या जो बचपन में हम लोगों ने चीजें देखी हैं, जो संघर्ष देखा है, वो काफी कुछ हम लोगों को बचपन से ही सिखा के चला गया। और हम लोग को याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, जब हम लोगों ने होश संभाला, 7-8 साल के जब वही हुए होंगे, तो मुझे याद है कि बाबूजी स्वर्गीय मित्रसेन जी जो है आते थे यहाँ, हमेशा शनिवार की रात को आते थे या शनिवार को आते थे, और अगले दिन जो है यहाँ रविवार को, तब ये मड़हा जो आप हमारा यहाँ अंदर देख रहे हो, अच्छा, वो तब ये वहाँ बाहर रहता था। तब ये घर पे बाउंड्री नहीं बनी थी, ये घर भी नहीं बना था, सिर्फ वो वाला घर था, और वो मड़हा जो हमारा होता था वो वहाँ बाहर होता था, जहाँ पे अभी आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। और वहीं पे रविवार की सुबह जो है सैकड़ों का जमावड़ा लगता था, लोग आते थे, लोग अपनी परेशानियां बताते थे, लोग अपना जो है बाबूजी से मदद मांगने आते थे, और हम लोग यहीं खेलते रहते थे। हम थे, हमारे मतलब चाचा के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आदरणीय हमारे अरविंद सेन जी जो रिटायर्ड IPS हैं, उनके बच्चे, हमारे बुआ के बच्चे, हम लोग यहीं खेलते रहते थे और हमेशा यही देखते थे कि किस तरीके से लोग जो है एक उम्मीद के साथ एक जो है हमेशा आते थे बाबूजी के पास कि बाबूजी हमेशा उनकी मदद करेंगे, और वो काम बाबूजी बखूबी निभाते भी थे। संघर्ष भी रहा है, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे या कहीं, कई बार हम लोग को बहुत दूर भेज दिया जाता था, इसलिए क्योंकि दुश्मन बहुत थे हमारे, क्योंकि जब सियासत में आप हैं तब आपके दुश्मन भी जी। जो हमारा, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जो मेन कारण हमारा हॉस्टल जाने का था वो कहीं ना कहीं यही था कि उस जमाने में, क्योंकि बाबूजी और पापा पे जब लगातार हमले होने लग गए थे, जानलेवा हमले,
बताना चाहूंगा। अच्छा, ये जो हमले होते थे क्यों होते थे? बाबूजी तो मैंने भी सुना है और हम यहीं से हैं जी। तो बाबूजी बहुत लोकप्रिय थे जी। लोग कहते थे कि वो गरीब और जो मजदूर थे उनके लिए मसीही का काम करते थे, उनके लिए एक मसीहा थे जी जी जी। तो उसके बावजूद लोगों को किस तरीके से हमला कैसे करवा सकते हैं? हमले देखिए, जो गरीब जनता थी, जो मसीहा जिनका आप बता रहे हो कि बाबूजी जिनके मसीहा बने, उसको कोई पूछता नहीं था। उनको आप पूछने की बात छोड़ दीजिए, उनको तो इंसान भी नहीं कहा जाता था। उनको जो ये समाज था ये हमेशा दबा के रखता था, हमेशा उनका उत्पीड़न करने का काम करता था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण क्या, ये सच्ची कहानियां हैं कि जब शादी होती थी, डोली उठती थी, तो अगर डोली उठ के जा रही है तो पहले बाबू साहब के घर पे जाती थी, वहां पे रात में डोली रखी जाती थी। अगले दिन जो है परिवार वाले जाते थे, डोली लेते थे और तब डोली दूल्हे के घर पे पहुंचती थी। या कहीं आप नया कपड़ा पहन के कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आपको बीच रास्ते में पकड़ लिया जाता था और कहा जाता था कि पहले चलो हमारे खेत में काम करो, और दिन भर खेत में जबरदस्ती काम कराने के बाद तब उनको छोड़ा जाता था, तब वो जाके रिश्तेदार के घर पहुंचते थे। तो इस तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जाता था, और इसी उत्पीड़न के खिलाफ जब लोगों ने, बाबूजी ने अपना संगठन बनाया, अपनी आवाज उठाई, उन लोगों की मदद करना शुरू करिए, उनको उनकी आवाज बने, जिनकी आवाज नहीं थी उनकी आवाज बनने का काम किया, उनकी आवाज को यहाँ विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचा के हिंदुस्तान में उनका एक नाम बनाया। तो उससे लोग कहीं ना कहीं चिढ़ने लग गए। वो उनकी राजनीतिक दुश्मनी नहीं, समझ लीजिए कि वो उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप ले चुकी थी। इसीलिए कई बार बाबूजी के ऊपर हमले हुए। एक रुदौली की तरफ आप जाओगे, अमानीगंज से पहले एक जगह पड़ती है, एक बार वहां बाबूजी के ऊपर बम से हमला किया गया था। आप जब फैजाबाद बम से हमला किया गया था। एक बार आप जब फैजाबाद की तरफ जाओगे तो जो छोटा सा पुल पड़ता है जिसपे गांव के लोग मजाक में कहते हैं मढ़ा मामा वाला जो पुल पड़ता है, वहां पे बाबूजी के ऊपर हमला किया गया था। तो बाबूजी की जीप थी, वो उसी नहर में, या कह लो कि उसमें गिर गई थी। तो वहां पे गनर वनर भी थे, बाबूजी भी तैरना जानते थे, वो तो बहुत वैसे भी फिट थे। तो वहां से वो निकल के भागे, अपना जान बचाई किसी तरीके से सब लोगों ने। ऐसे मुझे याद है टाटा सूमो पापा ने खरीदी थी बाबूजी के लिए पहली बार, तो उस पर ट्रक चढ़ा दी गई थी। तो ऐसे अनगिनत हमले हुए हैं बाबूजी के, लेकिन जिसको कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लोगों ने कोशिशें बहुत करी बाबूजी को दबाने की, उनको मिटाने की, लेकिन बाबूजी को मौत अपनी खुद की आई। जो ईश्वर को मंजूर थी वही मौत उनको आई, और कोई उनका बाल नहीं बांका पर कर पाया। और लगातार वो, जैसा कि आप जान रहे हो, कि लड़ते रहे, लोगों के लिए आवाज उठाते रहे, और दबे कुचलों की आवाज बनकर हमेशा उनको इंसाफ दिलाते रहे। उस समय आपकी एज लगभग कितनी रही होगी? एज आपको जैसा मैं बता रहा हूँ, जब ये हमले शुरू हुए थे तब तो मैं बहुत छोटा भी था। जब मुझे, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देखता है, लेकिन उसके बावजूद उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है? पॉलिटिक्स के बारे में मुझे सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि उस जमाने में पॉलिटिक्स का नाम ही यहाँ नहीं लिया जाता था। मेरे घर में कभी राजनीति का नाम ही नहीं लिया गया, राजनीति बोला ही नहीं गया उसमें। और डर कभी इसलिए नहीं लगा क्योंकि चाहे कुछ भी हुआ हो, जैसे आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर छोटा सा बच्चा ये सब हरकतें, मतलब ये सब देखता है तो घबरा जाता है। लेकिन हम लोग को डर कभी इसलिए नहीं लगा क्योंकि चाहे मेरे पिताजी रहे हों आदरणीय आनंद सेन जी, मेरी माता जी आदरणीय इंद्र सेन जी, और बाबूजी जो देवता पुरुष, तो मतलब उनकी तो जो स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी थे। मुझे याद है जब ये सब होता था तो एक दो बार मैं, पहले से हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग को नहीं ले जाया जाता था, लेकिन जब एक दो बार मैं गया भी हूँ बाबूजी से मिलने, पापा के साथ गया या मम्मी के साथ गया, तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। यही पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, इसकी दिक्कत ना लेना, इसे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं अभी, कोई परेशानी नहीं। तो वो जो आश्वासन उनका रहता था, या जो उनके बोली में वो जो विश्वास रहता था, वो कहीं ना कहीं हम लोग को भी हिम्मत दे देता था। और फिर वो चीजें हम लोग के लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। ये सब समझ लीजिए कि एक बॉलीवुड की पिक्चर हो गई थी जो रोज हम लोग ये सब देखते रहते थे। मुझे याद है पापा जब पहली बार चुनाव जीते थे 2002 का, तो पापा के ऊपर भी गोली से हमला किया गया था। और पापा को जब गोली चलाई गई तो जैसे पापा हमारे हमेशा गाड़ी के बाईं तरफ बैठते थे, और बाईं तरफ बैठते थे तो जो है इधर से जैसे लोगों का आना जाना रहता था, मिलते रहते थे, बाजार बाजार में रुक के सबसे हाल चाल लेते रहते थे। तो एक बार जब गाड़ी जा रही थी तो सामने से दो लोग बाइक पे आए और उनके ऊपर गोली चलाने का काम किया था। आपके पिताजी आनंद सेन? हाँ, आनंद सेन जी के ऊपर 2002 या 2004 के आसपास की ये घटना है। और भगवान की देन थी कि पापा को कहीं भी गोली नहीं लगी, बस उनके ये हाथ के बीच में से यहाँ से फाड़ के वो गोली निकल गई थी। वो ऐसे हाथ मतलब अपना उठाए हुए थे, वहां से निकल गई थी गोली।
तो ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं नया है या ऐसा जो है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो शुरुआत से चली आ रही हैं, ये लगातार होता रहा। और जब आप एक चीज को लगातार देख लेते हो, जब लगातार आप वो हिंसा देख लेते हो, लगातार आप जो है ये देख लेते हो कि आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हो, एक अपने समाज में लोगों को बराबरी दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डर आपके अंदर से ऑटोमेटिकली निकल जाता है और आप उसको स्वीकार कर लेते हो और आप उसी में जीना सीख जाते हो। जी। तो वैसे कि जिस तरीके से आपने बताया, जो बाबूजी का वर्चस्व रहा है मिल्कीपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे फैजाबाद, पूरे अयोध्या में, जिस तरीके से उनका नाम चलता था, आप ये चीजें हवाई नहीं है। अगर आप अयोध्या से हैं या फिर मिल्कीपुर में आप अगर आए, कभी भी बाबूजी का सिर्फ नाम चलता था। अगर आप उनका नाम ले लेते तो लोग बता देते थे उनके बारे में कैसी शख्सियत है। तो और आपको मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 6 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से उस व्यक्ति का नाम रहा होगा अपने जमाने में। कई बार तो मुझे लगता है कि बिना किसी पार्टी से वो नहीं, निर्दल चुनाव वो लड़े थे। आपको मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है 98 में बाबूजी निर्दल चुनाव लड़े थे, और उस टाइम पे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हीरालाल जी को टिकट दिया था। तो लगभग 80,000 के करीब वो वोट पाए थे और वही 85 या 83,000 के करीब दादाजी वोट पाए थे। तो वही निर्दल का एक चुनाव था, लेकिन जीत हार का अंतराल जो था वो बहुत कम था। लेकिन ये भी मैंने सुना था कि उसके बाद मुलायम सिंह जी खुद आए बाबूजी के पास, मिले उनसे। जी, उसके बाद दोबारा जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का बाबूजी ने काम किया था। उसके बाद लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और काम वही हमारा रहा है, जनता की सेवा करते रहना और उनको समर्थन देना। जी। तो जैसा कि ये रही आपकी बचपन की यादें, जो आप छोटे थे तब आपने बताया, उसके बाद जो आपकी और आप थोड़ा बड़े हुए, आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, कहाँ से? बचपन का एक बताना चाहूंगा आपको। एक टाइम था, बाबूजी को जिला बदर कर दिया गया था और मेरी माताजी, तब ये बाउंड्री नहीं थी घर की, और मेरी माताजी बगल वाले घर में गए। तो हमारे चाचा लगते हैं बगल वाले घर में, पटीदार जो हमारे, तो बगल वाले घर में माताजी गई हुई थी, पापा बाहर थे, मेरा छोटा भाई घर के अंदर और मैं पीछे, वहां पे नल है पीछे, वही नल के पास में खड़ा हुआ था। तो बघेल दरोगा जी थे, तो उनको उस टाइम पे जिम्मेदारी मिली हुई थी, मतलब उनको क्या, प्रशासन को कई सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली थी। तो बघेल दरोगा जी यहाँ पे आए थे जांच करने के लिए घर पे कि कौन है कौन नहीं है। तो वहीं उन्होंने मेरे को नल के पास पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे से बोला कि आप अपने माताजी को आवाज मारिए। उन्होंने पूछा है कहाँ, हमने कहीं निकली हुई। छोटा था मैं, आई थिंक मुझे जहां तक याद है 5-6 साल का या 7 साल का रहा हुआ। तो कहे कहाँ है, हमने कहा बगल में कहीं गाँव में निकली हुई है। कहे बुलाओ। तो वो मुझे ऐसे पकड़े हुए थे और मुझसे बस ये बोल रहे थे कि तुम आवाज मारो। तो मैं काफी बार मैंने पापा को आवाज लगाई, मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी। तो और ये है कि बगल वाले जो हमारे चाचा चाची थे, उन्होंने मम्मी को पकड़ के बैठा लिया था कि जाना नहीं, अगर तुम जाओगी तो बच्चे को वो कुछ नहीं करेंगे, अगर बच्चों को कुछ करेंगे तो दिक्कत तो उनके लिए होगी, लेकिन अगर तुम जाओगे तो तुमको पकड़ के हो सकता है लेके चले जाए, तो फिर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। मतलब वो स्थिति घर में समझदारी की तरीके से बन गई थी घर में। तो वही हुआ अंत में। उसके बाद लेकिन जब बाबूजी को खबर लगी तो बघेल दरोगा जी का भी उन्होंने जो है जिस तरीके से जो उन्होंने हरकत की थी उसका जवाब उनको मिला। आपने शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि आप थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद आपसे कहाँ से क्या हुआ? जी, जैसे 4th क्लास से हम लोग चले गए थे लखनऊ। 4th क्लास में मेरा 4th 5th क्लास में मेरा एडमिशन लखनऊ में कराया गया था। उससे पहले हम लोग यहीं फैजाबाद में उसरू में मेरा ननिहाल है, तो हम वहीं पे पढ़ते थे और वहां पे नानी थी, मामा मासी सबके बीच में रहते थे, सब वहीं पे शिक्षा हासिल होती थी, वहीं पे पढ़ाई करा जाता था। उसके बाद हम लखनऊ चले गए 4th 5th में, फिर 5th 6th 7th मेरा लखनऊ से हुआ। उसके बाद मैं चला गया देहरादून। जब ये हुआ कि यहाँ पे घर की माहौल थोड़ा सा खराब रहने लग गया था, क्योंकि यहाँ पे लगातार दुश्मन हम लोग को जो है अटैक करते रहते, मतलब फिजिकल अटैक ही नहीं करते थे, मतलब ये मेंटली भी परेशान करना, लगातार मुकदमा लिखाना, जमीनी विवाद कहीं करा देना, हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना, ये सब जब लगातार चलता रहता था, तो उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि बच्चों के यहाँ रहने का माहौल ठीक नहीं है, तो बाबूजी ने ही पापा से बोला कि बच्चों को हॉस्टल भेज दें। तो हम लोगों को यहाँ देहरादून में हॉस्टल भेज दिया गया और फिर मैं वहाँ 9th से 12th तक मैंने अपना इंटर वहीं से कंप्लीट किया। और इंटर कंप्लीट करके आने के बाद फिर हम लोग दिल्ली आए, कुछ दिन यहाँ पे थे, लेकिन उसी बीच में घटना वो भी घट गई थी जब 2007 में मेरे पिताजी को जो है जेल का वो हो गया, उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया गया था, तो वो भी एक घटना हो गई थी उसी बीच में। तो हम वही, तब मैं 10th में था, 10th की शुरुआत थी मेरी।
2007 में 10th की शुरुआत की। उसी साल मेरा 10th कंप्लीट हुआ है। तो आपका मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक सफर रहा है, पहला जो चुनाव रहा है, आप पहले चुनाव के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीजें आपने अनुभव किया, जो चीजें आपने बचपन से देखी आई जी, वो क्या लगता है कि कितनी सही थी और किस तरीके से पॉलिटिक्स कितना आसान है या फिर सरल है? पहला चुनाव तो सच्चाई बताऊं, मैं बहुत पहले एक बार प्रचार किया था मैंने, तब पिताजी मेरे आदरणीय आनंद सिंह जी वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे थे, तो अंगूठी का निशान था उनका। बीडीसी का चुनाव चल रहा था, जैसा कि आप जानते हो कि पहले बीडीसी का चुनाव होता है, उसके बाद बीडीसी लोग चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को। तो वो मेरा पहला प्रचार था, लेकिन तब तो मैं बहुत छोटा था, तो हम लोग तो मतलब समझ लीजिए कि वो हमारे लिए तो एक पिकनिक थी। हम तो बस अंगूठी का वो लेके घूम रहे थे और घर पर सबको अंगूठी का कार्ड बना होता है, वो जो पैम्पलेट छपता है, वही सबको बांट रहे थे। तो वो अपना एक था। लेकिन दूसरा उसके बाद हुआ था मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं पिताजी हमारे जेल में थे और माताजी मेरी आदरणीय इंदु सिंह जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी और आरी निशान था। आरी निशान उस समय मैं शायद क्लास 9th में था। अच्छा, मुझे भी याद है जब हम लोग खुद प्रचार की थी। हमारे धारणगंज तृतीय जो है हम सब में लगता है, तो हम लोग भी बहुत ही छोटे थे, लेकिन पता नहीं समझ क्या थी क्या नहीं, बस ये था कि आरी निशान को जिताना है। हाँ जी। तो आरी निशान से आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी थी और लोग हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए थे, लेकिन वक्त और किस्मत का खेल है कि वो चुनाव हम नहीं जीत पाए थे। और इसके बाद जो मैंने चुनाव के प्रचार प्रसार किया था वो 2019 का चुनाव था, जो मेरे पिता आदरणीय आनंद सिंह जी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो था चुनाव। और लेकिन चुनाव का प्रचार प्रसार कोई भी रहा हो, मुद्दे लगभग वही रहते हैं, और गरीब और पिछड़ों की मदद करना, उनको अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो उनको लगातार इंसाफ दिलाते रहना, उनकी आवाज बनना। और वैसे क्या जनता का लगाव हमेशा रहता है, ऐसा नहीं। 19 का भी आप चुनाव की जो बात कर रहे हैं, जनता का लगाव हमेशा परिवार के साथ लगातार रहता है। कई बार मतलब ऐसा भी हुआ कि जब मैं 19 में निकला, उससे पहले भी मैं निकला था, तो मतलब आप समझो जिला पंचायत इसका स्तर थोड़ा छोटा होता है, या बीडीसी वाला जो प्रचार प्रसार होता है वो थोड़ा छोटा होता है छोटे लेवल। लेकिन जब लोकसभा में मैं पूरे मिल्कीपुर में ही टहला था, मुझे मिल्कीपुर का ही बोला गया था टहलने को, और मैं पूरा मिल्कीपुर लगभग टहला था। तो जब मैं मिल्कीपुर टहला तो बहुत खुले दिल से, बहुत खुले मतलब साफ उससे लोगों ने मुझे स्वीकार किया। उन्होंने मतलब जब उनको पता चलता था कि मैं स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी का नाती हूँ या आदरणीय आनंद सिंह जी का बेटा हूँ, तो बहुत खुश हो जाते थे वो मुझे देख के। और बहुत उस तरीके से आपके पिताजी ने या फिर आपके बाबूजी ने विरासत बना के रखी थी, तो वो आपको लोगों का प्यार मिला। बिल्कुल उन्हीं की देन थी, जो इस तरीके से लोग मुझे हमेशा मतलब बुला लेते थे, बैठाते थे, खिलाते थे कि भैया खाओ, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, ये लो, ऐसा सब। ये तो हमारे गांव का कल्चर। कई सारी कहानियां वो मुझे बताने का काम करते थे कि ये बाबूजी ने उस जमाने में मेरे लिए मदद की थी, बाबूजी ने ये सड़क दी थी, बाबूजी ने वो नल लगवाया था, पापा ने जो है यहाँ पे हमारी मदद करी थी। तो ऐसी कई सारी चीजें वो मुझे बताते थे, जो मुझे कहीं ना कहीं एक विश्वास दिला देता था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। और जब आपने ग्राउंड लेवल पर जब आप दिल से इंसानियत की तरफ सब, चाहे आप धर्म को हटा दो, चाहे आप कास्ट को हटा दो, और जब आप सिर्फ ये देखते हो कि आपके दरवाजे पे कोई आया है और उसको सही में आपकी जरूरत है और आप उसकी मदद कर देते हो, तो उससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि आप कोई कर सकते हो। तो उससे वो आपको अंदर से सुकून देता है, बस वो आपको ऐसा अंदर से सुकून देता है। और उससे मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी भगवान होगा, उससे ज्यादा खुशी उसको नहीं मिलती होगी ये काम देख के। आपका कर्म ही आपकी असली पूजा ही हम लोग को बचपन से पढ़ाया जा रहा है। तो वही उस चुनाव में मुझे पहली बार महसूस हुआ था। और मुझे याद है, हाँ, आदरणीय वो होते थे मेरे साथ, आनंद सिंह मिंटू चाचा हैं, कुमारगंज की तरफ रहते हैं, वो होते थे, आदरणीय सददेव चाचा होते थे, ठीक है, और कई सारे लोगों की हम लोग की टीम होती थी। वैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स में, वैसे भी मिल्कीपुर के लोग कहते हैं कि यहाँ पर जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो आपको क्या लगा जब आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिली, क्या लगा कि आपको जातिगत फैक्टर या सच में काम करता है या फिर सिर्फ चुनावी मुद्दा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं काम करता है। देखिए, उसका कुछ ना कुछ % असर रहता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कैंडिडेट आपका सही है, और अगर वो ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब जैसे समाजवादी की क्या नींव है, समाजवादी की नींव यही है कि वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट किसी भी पार्टी से यहाँ जनता के बीच में उतरता है जो सबको साथ लेके चलता है, तो वहां जातिगत फैक्टर काम नहीं करता। जैसे हमने अपने ही इलेक्शन में देखा है। मैं अब आप अगर प्रमुखी की बात करोगे, जब मैं 2019 के बाद
जब 21 में चुनाव हुआ, एक साल तो कोरोना में बीत गया था, उसी मार्च में ही कोरोना लगा था, उसके बाद फिर 20 से लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के बाद जब 21 में चुनाव हुआ मेरा प्रमुखी का, तो वही मैं जो आपको बता रहा था कि लोगों ने मुझे 19 में पहली बार देखा था, ठीक है, मिल्कीपुर की जनता ने और कई सारे लोगों ने मुझे 19 में पहली बार देखा था। लेकिन 21 में जब चुनाव हुआ और लगातार हमारे बीडीसीओ को परेशान किया गया, कई सारे, उस समय शायद जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, शायद मैं फैजाबाद में ही था, लोग यहाँ पे तो नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी के आपके पिताजी इस समय आप अध्यक्ष के पद के लिए आपके परिवार से भी माता जी आदरणीय इंदु सिंह जी लड़ी थी, तो उस समय कहा जा रहा था कि जो बीडीसी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उसको उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों को नजरबंद भी कर लिया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? आज आप कैमरे के सामने खुलकर बोलिए। इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि हमारे कई सारी बीडीसी थे जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए। मैं किसी का आज नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा किसी का टारगेट बने, ठीक, लेकिन हमारे एक बीडीसी थे जिनका घर गिराने की धमकी दी गई थी, लेकिन फिर भी वो मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा। उसकी मतलब आप समझ लीजिए कि जब पहली बार हम उसके घर गए थे, उसी से 1 महीने या 2 महीने पहले उसको बेटी हुई थी, और उसने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि नहीं, मैं भैया वोट दूंगा तो आप ही को दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा घर गिरा दें या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा तो आप ही के साथ खड़ा रहूंगा। तो ठीक, और एक हमारे बीडीसी थे, आप यकीन नहीं मानोगे कि उनके सर पे बंदूक तानी गई कि तुम अंकुर सेन ने और आनंद सेन जी ने बीडीसी कहाँ छुपा के रखा है, इस बात को बताओ। इनसे मतलब पूछा जा रहा था कि हम जो बीडीसी हमारे पास हैं, जो अपनी मर्जी से हमारे पास आए, वो कहाँ है, कहाँ उनको रखा गया है, उस लोकेशन को जानने के लिए हमारे एक बीडीसी थे, उनके ऊपर बंदूक तक तानी गई। मुकदमों की तो बात मत करिए, कोई ऐसा बीडीसी था ही नहीं जिसके ऊपर मुकदमा न लिखा। उस समय और बहुत ज्यादा हालत खराब हो, प्रशासन की लगातार गुंडाई चल रही थी, ठीक, कई सारी आपको हरंटीनगंज में ऐसी गाड़ियां दिखी होंगी जिनपे नंबर प्लेट नहीं था, वो सारी की सारी चल रही थी। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि बीडीसी उठाना है, अंकुर सेन को हराना है, चुनाव नहीं जीतने देना है। कई हम पे भी जो है मुकदमा लिखाने की कोशिश की गई, आपको पता नहीं शायद जानकारी है कि नहीं। स्कूल है हमारा जहाँ स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी हमारे बाबूजी की जो है समाधि है, उस समाधि को भी खुदवाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, उस समाधि के पीछे खुदवाने का क्या कारण रहा? उस समाधि को खुदवाने की कोशिश इसलिए की गई थी, उसमें ये बताया गया कि वो जो है गलत जमीन पे बनी हुई है, और इसको किसी और ने नहीं किया था। बाबूजी के ही एक शिष्य हैं जिनको उन्होंने बाबूजी ने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई, शायद उतने अच्छे से उन्होंने पापा को नहीं सिखाया जितने अच्छे से उन्होंने उनको सिखाया है। ये उनका ही काम था, उन्होंने ही प्रशासन को यहाँ पे भेजा था। लेकिन मैं आभारी हूँ अपनी जनता का, जिन्होंने हजारों की मात्रा में वहां खड़े होकर बाबूजी की समाधि की रक्षा करने का काम किया था। वरना जिस तरीके से नीचता पे ये लोग उतर आए थे प्रशासन वाले, और जो कह लीजिए कि विपक्ष के नेता थे, इतनी तानाशाही, इतना ज्यादा, सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए, सिर्फ एक। जी, मैं जब सोचता हूँ इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स पहले नहीं होती थी, होती थी, लेकिन इस तरीके से एक आदमी को गिराने के लिए जी जिस तरीके से काम कर रही है सरकार, और आज भी वो चीजें कंटिन्यू हो रही हैं। बच्चों के ऊपर आप देख लीजिए, चाहे हर फील्ड में किसान परेशान है उनसे, लेकिन ये चीजें कभी बदलेंगे नहीं, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, तानाशाही जो चल रही है? जहाँ सही है वहाँ गलत है, ये इस प्रकृति का नियम है, आप उसको नहीं हटा सकते हो कि जो है सबका सब सही होगा। सबका सब सही चल रहा होता तो ठीक है, लेकिन सतयुग होता ना कि ये कलयुग होता। लेकिन प्रशासन को तो निष्पक्षता के साथ हर एक का, आप सबका, मेरा यही मानना है सूरज भाई, देखो आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप हजारों की क्या, सैकड़ों की यहाँ जनसंख्या है, मतलब आप 150 करोड़ की जनसंख्या है, आपको आप कहाँ किसको क्या क्या कंट्रोल करोगे? वो तो है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये चीजें जनता के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन जो है, इस देश का जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन किसी एक व्यक्ति के पीछे लग गया जी, तो ये चीजें गलत है ना। ये इस चीज के बारे में नहीं, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, प्रशासन का काम होता है निष्पक्ष होकर काम करना। प्रशासन का सबसे पहला काम अगर किसी का होता है तो वो प्रशासन का और मीडिया का, उनको हमेशा एक निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, एक पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, जंतर मंतर पर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था पेपर लीक को लेकर, वहां पर विपक्ष के जिन नेता थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोग पहुंचे। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में जो चीजें चल रही है, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी जी हालांकि खुद आकर कैमरे के सामने ही बोलते हैं कि वहां पर लाठीचार्ज नहीं हो चाहिए, लेकिन चीजें वहां कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसके पीछे आपका क्या कहना है, मैं यही जानना चाहता हूँ। नहीं, जैसा आप कह रहे हो ये बात सही है। जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें आप भी गए थे? हाँ, मैं भी गया था, और करीब से हम लोगों ने
उन चीजों को महसूस किया है, हम लोगों ने बच्चों का दर्द महसूस किया, उन स्टूडेंट्स का दर्द महसूस किया। कई सारे लोगों से हम लोगों ने वहां बातचीत भी करी, आप भी थे, मुझे बताया था आपने कि आप भी गए हुए हो। तो कई सारे बच्चे थे जिनके पास मौका नहीं होता। आप ये समझो कि कहीं कोई खेत बेच के पढ़ा रहा है, कहीं कोई गिरवी रख के पढ़ा रहा है, कोई गहने गिरवी रख के पढ़ा रहा है। तो ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों के पास एक ही मौका होता है पेपर देने का, या एक नहीं तो 2 मौके होते हैं। लेकिन अगर उसमें भी वो फेल हो जाए या नहीं निकाल पाए तो वो अपना स्वीकार करते हुए अपने भविष्य में आगे बढ़ते हुए वो कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाए या पेपर का जो है रिजल्ट ही ना आए कई सालों तक, तो ये चीजें उनको अंदर से तोड़ देती है। वो उस उम्मीद से जुड़े रहते हैं कि क्या पता अगर ये मेरा रिजल्ट आ गया होता, या क्या पता अगर ये मेरा पेपर लीक ना हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। और इससे क्या होता है कि आप उनका एक भरोसा तोड़ देते हो, इस सिस्टम पर से, इस प्रशासन पर से आप उनका एक भरोसा तोड़ने का काम कर देते हो। ये गलत है। लेकिन यही चीज आप जो बता रहे हो, मैं मानता हूं कि झारखंड में भी बिल्कुल ये चल रहा है। और मैंने आज भी मैंने अपना कोई ऐसा फेसबुक पे या वैसा नहीं, पर मैंने स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है कि जो ये झारखंड में अगर लाठीचार्ज हुआ है, अगर क्या अब तो हो ही गया है तो क्लियर हो गया, झारखंड में भी जो लाठीचार्ज हुआ है या बच्चों के ऊपर टीयर गैस डाला गया है, ये बिल्कुल निंदनीय काम किया गया। देखिए, अगर मेरी ये सोच नहीं है, अगर मैं जंतर मंतर गया था तो मैं बच्चों के साथ गया था, ना कि मैं भाजपा के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ वो अलग एक बात है, ठीक। आप वहां पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के सपोर्ट में, हाँ, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं गया था वहां। अगर मैं चाहता राजनीति करने का, अगर मेरा एम होता तो हो सकता है मैं अगर अभिजीत दीप को ये बताता कि मैं फैजाबाद से आया हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख हूं, ये है वो है, तो हो सकता है मुझे भी वहां मंच पे जाके हाईलाइट होने का मौका मिल जाता। बट मैं वो मौका ढूंढने नहीं गया था, मैं बच्चों के लिए गया था। मैं बच्चों के वहां पे समझने गया था कि बच्चों की क्या मानसिकता है, क्या उनके ऊपर बीत रही है। अखिलेश जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आदेश था कि आप बच्चों के साथ रहिए, तो हम लोगों ने वही काम करने का काम किया, ना कि उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का काम किया। क्योंकि उनका खुला निर्देश था कि इस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट रहने दिया जाए, इसको पॉलिटिकल ना किया जाए, इसको जी राजनीतिक स्तर को नहीं किया जाना चाहिए। और वही चीज आज झारखंड में हो रही है। और जब राहुल गांधी जी, लेकिन देखिए कैमरे पे आके ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ ये निंदनीय है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर मेरे से अगर ये मैसेज वहां तक पहुंचे तो मैं उनसे यही बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से जंतर मंतर गए थे, आपको वहां बच्चों के पास जाना चाहिए और वहां बच्चों के बीच में बैठ के उसी तरीके से आप उनकी समस्याओं को सुनिए। और जो भी आपके जेएमएम के जो मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कराया है, जिनकी वजह से लाठीचार्ज हुआ है, उनके खिलाफ भी आपको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा, वही चीज मैं भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर गए, बच्चों को आप बच्चों से मिले, इसी तरीके से आप झारखंड जाइए, वहां तो आपकी सरकार है, कम से कम आप इनसे बात करेंगे या फिर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो जो पथरावबाजी हो रही है, जो नैरेटिव वहां पर, ये भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मैंने देखा, मैंने खुद वीडियो में देखा कि बीजेपी के लोग उसमें घुस जी और झंडे लेकर गलत बयानबाजी कर। बिल्कुल देखिए, ये चीज, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। और वही चीज मैंने जो बोला, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब जंतर मंतर गए थे तो इसका मतलब आप बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अगर आप झारखंड जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी के साथ हो। समझो इस चीज को, ये अंतर भी है, ठीक है। वहां पे अगर बीजेपी वाले सपोर्टर्स जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जंतर मंतर पे भी मैंने देखा था कई सारे बच्चों ने खुद ग्रुप्स बना के वहां जो भी ऐसे अराजक तत्व आ रहे थे उनको वहां पे हैंडल करने का काम किया। जैसे मैंने देखा था कि अगर कोई धर्म की बात करने की कोशिश कर रहा है या कोई कास्ट की बात करने की कोशिश कर रहा है तो उनको बच्चे वहां से बाहर निकाल दे रहे थे, कह रहे थे कि सर यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार और सिर्फ शिक्षा पे बात होगी, यहाँ पे धर्म और जाति और किसी और भी चीज की बात नहीं होगी। और वही चीज मैं मानता हूं कि झारखंड में भी होनी चाहिए। कोई भी वहां जाए, लेकिन अगर कोई वहां पे उस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उन बच्चों को एक संगठन बना के समझदारी से, जैसे जंतर मंतर पे काम किया गया, वहां पे कई सारे बच्चे हैं जो जंतर मंतर में भी। आज आप देखोगे सिर्फ झारखंड ही नहीं, एक टाइम आ गया था, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जब पूरे के पूरे देश में कहीं ना कहीं यूथ खड़ा होकर अपने हक की मांग कर रहा था, अपने उसकी डिमांड कर रहा था। तो एक चीज तो बस बहुत अच्छी चीज ये है कि छोटी छोटी चीजों ने हमारे देश के युवा को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम किया। और सिर्फ हमारे देश के युवा में सिर्फ मैं पुरुषों की बात नहीं करूंगा, जी हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनें जो बहुत सालों से मतलब कह लो कि दबाया गया था, जो कि जिनको कभी उस तरीके से हक नहीं मिलता था या जो आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था,
हमारी बहनों ने भी यहाँ पे सबको पिछाड़ दिया। जिस तरीके से वो लोग लगातार वहां पे आवाज उठा रहे थे, आपने देखा होगा कई सारी बेटियों ने, कई सारी लड़कियों ने वहां पे इतनी ही मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया जितनी मजबूती से लड़के लड़ रहे थे वहां पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, और इसने एक कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे अगर आप गए होगे तो आपने महसूस किया होगा कि एक समानता कहीं ना कहीं वापस आ गई थी हमारे देश में। जी, वो जो पॉलिटिक्स की जा रही थी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो पॉलिटिक्स हमें जंतर मंतर कहीं काफी हद तक दबाकर जो हिंदुस्तान हम बचपन में देखते थे या जो हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान किताबों में पढ़ते थे, जो हम किताबों में पढ़ते थे, तो खूबसूरत हिंदुस्तान की बातें हम करते थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग को वहां दिखाई पड़ा। क्योंकि कौन खाना दे रहा है, किसको खाना दे रहा है, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन, मतलब आप समझ लो अमीर घर का बच्चा और गरीब घर का बच्चा, वहां पे सिर्फ कपड़ा देख के ही आप बता सकते थे शायद कि ये अमीर घर का बच्चा है, ये गरीब घर का बच्चा है, लेकिन हरकतें देख के आप नहीं बता सकते थे क्योंकि वो दोनों एक थे जी। इस तरीके से उन लोगों ने मैं सीजेपी का जो आपने पूछा बस यही है कि इस तरीके से इन लोगों ने दोबारा इस चीज को जगाने का काम किया है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यही हिंदुस्तान हम चाहते हैं। मैं अब एज अ युवा मैं हमेशा चाहूंगा कि हिंदुस्तान हमेशा हमारा ऐसा ही रहे जहाँ पे एकता और समानता लगातार ऐसी ही बनी है। और जिस तरीके से हमने देखा सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, वहां पर कई मौलाना भी गए थे, कई साधु भी गए थे, और सब, मैंने तो एक वीडियो देखा था जिसमें जो मुस्लिम भाई लोग थे वो पंखे की हवा देकर साधुओं को सुनाने का काम कर रहे थे। एक मुस्लिम शायद जुनैद नाम था, जी जुनैद जो जी थे वो खाना खिला रहे थे। हाँ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक होकर के जिस प्रोटेस्ट को उन्होंने सफल बनाया, यही चीजें तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा देश पॉलिटिक्स से अलग जो धर्म की राजनीति होती है, राजनीति ना हो। जिस हिंदुस्तान के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है वो चीजें जब ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती हैं तो अंदर से सुकून आता है और लगता है कि हाँ यही है वो हिंदुस्तान जिसके हमने सपना देखा था। वैसे ये चीजें हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है जी, क्या तैयारी है इस बार? तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनसे हमारी मुलाकात होगी, जैसे ही वो हमें इशारा कर देंगे कि आपको जो है चुनाव लड़ना है, तो हम अपनी तैयारी को जो है उसमें और डबल मेहनत करते हुए उसको और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 27 का चुनाव है उसके मद्देनजर रखते हुए टिकट इस बार कहाँ से कंफर्म होने की आशा है? सेन परिवार का जो वर्चस्व है जी, मुझे तो लगता है कि 5 सीटों पर है अयोध्या में जितना 5 सीटों का क्या मतलब, जैसे मिल्कीपुर हो गया, वहां से भी बाबूजी सांसद विधायक रहे और आपके पिताजी भी रहे हैं, बीकापुर से भी रहे हैं, रुदौली से भी पिछली बार आप चुनाव लड़े थे। कहाँ से टिकट मिलने की उम्मीद है और कहाँ से आप चाहते हैं? हम यही बताना चाहूंगा इस मामले में कि जैसा आपने कहा कि 5 सीट पे वर्चस्व रहता है, ये आपका बड़प्पन है और हमारी जनता का प्यार है कि जो हमारी जो मेहनत रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोशिश हम लगातार करते रहते हैं और उस कोशिश को हमारी जनता पहचानती है, उस कोशिश को जनता हमारी मानती है कि हाँ आप लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं विधानसभा में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, आभारी भी हूँ, क्योंकि वो लगातार कई बार उन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, कुछ चीजें हैं जैसे समय या उसकी वजह से दूरियां रहती हैं, लेकिन जब भी मौका लगता है हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, उनका हालचाल हो जाता है, उनके घर परिवार का भी कुशल मंगल रहे उम्मीद करते रहते हैं। और इसी तरीके से जो है विधानसभा चाहे कोई भी हो, चाहे बीकापुर हो, जैसे देखिए मिल्कीपुर का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मिल्कीपुर अभी आरक्षित, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ कि मैंने जब से मैं खुद बड़ा हुआ हूँ, जब से समझदारी आई है, मैं देख रहा हूँ कि मिल्कीपुर में जो सीट है वो आरक्षित है जी। मेरे दिमाग में खुद ये सवाल कई बार आया कि इतने सालों से आरक्षित क्यों किया गया है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या रहा है? नहीं, इसका कोई वैसा कोई कारण नहीं है, ये तो आरक्षण जो होता है ये सर्कल होता रहता है। इससे पहले सोहावल की तरफ आदरणीय अवधेश प्रसाद जी सोहावल से चुनाव लड़ते थे इससे पहले, और लगातार सोहावल से वो जीतते भी रहे, कई बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। और जब फैजाबाद में जो है क्या बोलते हैं उसको परसीमन हुआ, तो उसके बाद जब जनसंख्या और जब वो सब देखी गई तो उसके हिसाब से मिल्कीपुर को रिजर्व होना था, तो मिल्कीपुर को रिजर्व कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कहीं वो मलाल आया कि आप मिल्कीपुर के लोकल के हैं? जी जी। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से लड़ते हैं, अगर सीट आरक्षित नहीं होती है तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, ऐसा मेरी सोच है। और
मैं ये हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर खुद आकर देखें तो ये चीजें दिखाई देती हैं। सेन परिवार का वर्चस्व हमेशा से मिल्कीपुर विधानसभा में रहा है जी, कोई हवा में बात करने वाला ना। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है, कभी मलाल रहा है इस चीज का? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे और एक ह्यूमन नेचर की जो बात होती है, जब आपका घर है, ये मतलब मिल्कीपुर से हमारा घर नहीं, मिल्कीपुर हमारा घर भी है और हमारी कर्म भूमि भी है। हम तीनों भाई बहनों का जन्म यहाँ हुआ, मेरे माता मतलब मेरे पिताजी का जन्म यहाँ पे हुआ, सब कुछ हुआ, और हमारा परिवार यहाँ 3 पीढ़ी से इसी धरती पे रह रहा है मिल्कीपुर के। तो सीधी बात है, जब ये हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है, तो थोड़ा मलाल तो रहता ही है कि हाँ, अगर हमको यहाँ काम करने का मौका मिलता तो एक और जोश रहता है, एक और अपनापन रहता है, एक और वो रहता है, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं कार्य करने में और मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी, चाहे बीकापुर हो और चाहे अभी आपने जैसे बताया कि हमको 2022 में रुदौली से लड़ना पड़ा है, प्यार और समर्थन उतना ही हमको जो है बीकापुर से भी मिलता है, उतना ही हमें रुदौली से भी मिलता है। अभी आप आदरणीय हाजी चाचा हैं, आदरणीय हाजी फिरोज खां गब्बर जी हैं, कभी भी कोई फंक्शन होता है या जो है बाबूजी की पुण्यतिथि होती है या चाहे आप पार्टी का कोई वो होता है, और उसी तरीके से चाहे रुदौली में है आदरणीय अब्बास अली जैदी चाचा जी हैं, तो कभी भी कुछ होता है तो ये लोग मुझे भी फोन करते रहते हैं, मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं। अभी जो है पीटीए में जब मैंने भाषण दिया था तो जो है दोनों लोगों ने मुझे फोन किया था कि बेटा बहुत अच्छे बोले तुम, और मतलब मुझे चीजें भी समझाते हैं, मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं। बाबूजी का कार्यक्रम होता है तो इसमें भी सब लोग शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और चाहे बीकापुर हो चाहे रुदौली, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इशारा करेंगे, जहां पे वो आदेश देंगे, वहां पे पूरी मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और कोई भी हो, सबके सब मैं उनके साथ हूँ, वो हमारे साथ है, हमें कोई अलग डिफरेंसेस नहीं, ना ही वो हमसे अलग है ना हम उनसे अलग है। तो आप ये कहना चाहिए मजबूती से समाजवादी संगठित होके 27 में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अपना देखिए, राजनीति में सैक्रिफाइस कभी कभी करने पड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, और हमने कई बार किया भी है। अभी आप चाहे लोकसभा का ही ले लो, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुनाव का टिकट दिया गया था, हम लोग का पूरा समर्थन था, भले कोई कुछ भी बोले, अब उसमें पूरा समर्थन था अवधेश प्रसाद जी के साथ हम लोग का, और उनको जो है सांसद बनाने का काम किया गया। तो वैसे अगर विधानसभा का भी रहेगा, कोई भी हो चाहे जहां से भी हो, मतलब पार्टी पूरा हम पांचों फैजाबाद के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब संगठित हैं, और सबकी एक ही सोच है कि हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को हमें चुनाव जिता के हमें जो है मुख्यमंत्री बनाना है। पवन चाचा का भी, आदरणीय पवन चाचा का भी वही रहता है, वो भी फोन करते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। शायद उनका तो टिकट भी, हाँ उनका टिकट क्लियर है, उनका टिकट जो है जिस दिन इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी उस दिन, कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की सभा हुई, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। विपक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं कि सपा ब्राह्मणों को रुझाने के लिए गणित खेल रही है। समाजवादी, देखिए समाजवादी ने ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा है, समाजवादी ने जैसे सबके लिए जो है मजबूती से स्टैंड लिया है, वैसे एक ब्राह्मण समाज भी, इसके लिए समाजवादी हमेशा से खड़ी रही है, ये नया नहीं है। आप बता दीजिए, ब्राह्मण समाज अगर आप बता रहे हो कि जो है ये चुनावी मुद्दा है या एक राजनीतिक चाल है, तो पिछले 2014 से लेकर अभी 26, 11, 12 साल हो गया, भाजपा की सरकार है, क्यों इतने ब्राह्मण प्रताड़ित हैं, क्यों इतने सारे ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया है, क्यों इतने सारे लोगों को जेल भेजा गया है, क्यों ब्राह्मण समाज के ही लोगों को क्यों टारगेट पे लिया गया। एक लिस्ट आई थी जिसमें 37-38 लोगों का लगभग जो है एनकाउंटर किया गया है, और खुलेआम किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई जांच नहीं बैठी किसी के ऊपर। क्यों नहीं ऐसा हुआ? सरकार आपकी है, और ब्राह्मण समाज ने कई बार इसकी मांग भी की कि हमारे जो लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उनको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए, तो क्यों नहीं आप उनके लिए आवाज उठा रहे। देखिए, समाजवादी काम हमेशा वही करते हैं, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने हमेशा सबके लिए आवाज उठाने का काम किया है। और आज ब्राह्मण समाज को ये दिख रहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ भी अगर कोई उत्तर प्रदेश में मजबूती से खड़ा हो रहा है, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हो रहे हैं, इसलिए उनका रुझान उनकी तरफ है। भाई, जब ब्राह्मण समाज को चोट लगी, जब ब्राह्मण समाज को जरूरत थी कि कोई उनके साथ खड़ा हो, जब ब्राह्मण समाज को ये हुआ कि कोई उनकी आवाज उठाए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो आवाज उठाने का काम किया। और जब ब्राह्मण समाज को ये समझ में आया कि हाँ, लगातार कोई अगर हमारे लिए बोल रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, तो उनका भाई रुझान उनकी तरफ आ गया। तो इसको राजनीतिक क्यों बोल लो? आप अगर कर सकते तो आप करो, आपकी सरकार सत्ता में, हम तो ऑपोजिशन में है।
हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम तो ऑपोजिशन में, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप कर दो ना उनके लिए, आप उनकी मदद करो। बिल्कुल। तो जब आप उनकी मदद कर, आपने नहीं करी, कई साल उन्होंने लगातार आपका इंतजार किया, तो जब नहीं उन्होंने मदद करी तो ब्राह्मण समाज आज हमारी तरफ आया हुआ है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, बीजेपी के लोग हों या फिर अदर कई पार्टियां हों, लोग कहते हैं, नैरेटिव चलाते हैं कि सपा जो सरकार रही है 2012 से 17 तक, उसमें लोग कहते हैं कि सपा ने हिंदू लोगों को कम मतलब पक्ष लिया और मुस्लिम लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया, इसी वजह से 2017 में चुनाव हारे। क्या सच में जो सपा का रुझान है वो मुस्लिमों के प्रति ज्यादा है या फिर चीजें क्या? देखिए, ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, लेकिन अगर कोई बुराई पे उतर ही आए तो वो इंसान ही बुरा है। ये हिंदू मुस्लिम शुरू ही 2014 से हुआ। जिस देश में हिंदू मुस्लिम कभी होता ही नहीं था, मुझे तो लगता है कि पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के दौरान हुआ होगा, उसका 71 की वॉर के दौरान हुआ था जब बांग्लादेश वाला हुआ था, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल से अगर चल रहा है तो ये 2014 के बाद से ही चल रहा है हिंदू मुस्लिम। हमारे, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं या जो है, अगर आप जो अखिलेश यादव जी की ही बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी का भी अगर आप देखना चाहोगे तो उन्होंने जितना चाहे डेवलपमेंट का काम किया या जो है आप शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम किया या जो है सामाजिक जो भी मुद्दे होते हैं उनको आप देखोगे तो उन्होंने कोई वहां पे रिजर्वेशन या ऐसा करके हिंदू मुस्लिम का तो करके उन्होंने काम किया नहीं था। अगर आप उसी में आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी का ही अगर आप देख लो, उनकी जब यूनिवर्सिटी बनी तो क्या उसमें से मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते थे? ऐसा तो नहीं है। और उसमें कितने हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, ठीक? या अभी अगर ये सरकार जो बार बार आप ये जो मुद्दा उठाती रहती है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, तो ये लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने जो यादव बच्चे थे, जो वर्मा बच्चे थे, जो मौर्य बच्चे थे, जो इतना पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं आज एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो नौकरियां जिन लोगों ने निकाली हैं, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी भी सरकार ने अगर आपने ये देखा हो कि उन बच्चों से पूछा गया हो कि तुम किस बिरादरी से हो, किस जात के हो, तो आप हमको बताइए। ये चीज तो स्टूडेंट लाइफ जब हमारी चल रही थी, जिस दौरान की आप बात कर रहे हो, 17 तक की आप बात कर रहे हो, उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट ही था, मैं LLB कर रहा था। हम लोग से कभी नहीं पूछा गया उस दौरान, हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते थे कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। ये डिस्कशन ही शुरू हो गया इतना ज्यादा 14 के बाद से। ये सवाल कई लोगों ने कहा कि अगर आप पॉडकास्ट पर जाइएगा तो इस सवाल जरूर करिएगा, तो उसी दिशा में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी शादी को लेकर जो है, जैसे आप फैजाबाद के हैं जी और आपकी शादी बिहार से हुई है तो इसमें मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? इस चीज को लोग इस एंगल से भी देखते हैं कि हो सकता है इतनी दूर जाने का मतलब लव मैरिज शादी हुई हो।